हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सामान्य अध्ययन के जो आधुनिक भारत का जो हमने विषय प्रारंभ किया है, उसमें हमारा ये चौथा चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियोज़ में कि किस प्रकार से मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो गई थी और उससे छोटे छोटे राज्य टूट करके अलग हो गए थे, और धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इन सभी छोटे छोटे राज्यों को अपना अधीनस्थ राज्य बना लिया गया था, और उसने एक तरह से पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। आज हम देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया गया था, तो उसके बाद उसके द्वारा किस प्रकार की आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई, और उसके द्वारा जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के लोगों पर और भारत की धन संपदा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियोज़ में। आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे नए नए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, हम ब्रिटिश शासन के जो नीतियाँ थी, आर्थिक नीतियाँ थी, उसको 3 फेज में बांट करके देखते हैं। पहला फेज था जिसको कि हम वाणिज्यिक चरण कहते हैं, दूसरा फेज था औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण था, और तीसरा फेज था वित्तीय पूंजीवाद का चरण था। हम आगे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे ये तीनों टर्म को, ये तीनों चरण को, कि क्या था, इसमें किस प्रकार की नीतियाँ लाई गई, और साथ ही साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन नीतियों से भारत की जो कृषि व्यवस्था थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, कृषि के क्षेत्र में उनके द्वारा कौन सी नीतियाँ लाई गई और उसका क्या दुष्परिणाम कृषि पर पड़ा, और साथ ही साथ उद्योग पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो भारत के उद्योग, छोटे छोटे उद्योग थे, और साथ ही साथ भारत की जो वित्तीय पूंज जो संपदा थी, कहा जाता था भारत सोने की चिड़िया है, तो कैसे सोने की चिड़िया एक गरीब देश में बदल गया। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की जो देश की धन संपदा थी उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन की जो पॉलिसी थी, आर्थिक पॉलिसी। इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था थी कैसी। जैसा कि पहले मैंने बताया कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत उस समय एक दुनिया का बहुत बड़ा एक निर्यातक देश था, ट्रेड करता था। और ट्रेड क्या करता था, जैसे सूती कपड़ा, रेशम के कपड़ा, मसाले का व्यापार करते थे, और पर्ल्स का करते थे। इसी तरह से हैंडीक्राफ्ट जो वस्तुएं, दस्तकारी वस्तुएं थी, उनका निर्यात करते थे, और बदले में यूरोप के लोग जो जब हमारा सामान खरीदते थे तो उसके बदले में सोना और चांदी से भुगतान करते थे। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से सोने और चांदी का संचय भारत में हुआ था, और इस कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये हजारों साल से हो रहा था, मध्यकाल से पहले, पूर्व के प्राचीन काल में भी इस तरह का काम चल रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत के जो गांव थे अपने आप में एक आत्मनिर्भर गांव थे। आत्मनिर्भर गांव कहने का मतलब ये है कि एक गांव अपने आप में इकोनॉमिक यूनिट था। वो एक गांव अपनी ज़रूरत के लिए फसल भी उपजाते थे, एक गांव के लोग अपनी ज़रूरत के लिए कपड़े भी बुनते थे, अपनी दैनिक जो कार्यों के लिए जो सामान होता है उसको भी बनाते थे, और साथ ही साथ उसी गांव के लोग उन सारे वस्तुओं का उपभोग भी कर लेते थे ज़्यादातर। और जो कुछ वस्तुएं जो सरप्लस होती थी उसको व्यापारियों के माध्यम से विदेशी बाज़ार में भेजा जाता था। तो एक तरह से गांव ज़्यादातर ऑन एन एवरेज था कि ना किसी से वो ज़्यादा लेते थे बाहर से, और ना ही बाहर से किसी को ज़्यादा मतलब आर्थिक क्रिया करते थे। वो एक तरह से वो अपने आप में एक इकोनॉमिक यूनिट था।
तो ये पूरा था ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था का एक जो रूपरेखा था। ब्रिटिश शासन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बदली, हम ये देखते हैं अब। ब्रिटिश शासन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई। हम समझते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होता है। उससे पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उपनिवेशवाद वह घटना होता है जिसमें कि कोई एक देश दूसरे देश के जो आर्थिक साधन हैं उसका अपने हित के लिए दोहन करता है। जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का लगभग 200 वर्षों तक अपने हित के लिए आर्थिक शोषण किया गया, तो वह उपनिवेशवाद हो गया। पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो उपनिवेश बसाए गए, जैसे अफ्रीका में और अमेरिका में, तो वहाँ पर केवल वहाँ के जो देश थे उसका आर्थिक शोषण करते थे यूरोपी। वहाँ साम्राज्य का निर्माण नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में जब उनको लगा कि जो जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, हमारी जो औपनिवेशिक व्यवस्था है, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मजबूत शक्तिशाली सरकार की भी ज़रूरत है, तब उसके द्वारा यहाँ पर राजनीतिक जो शक्ति थी, उसके राजनीतिक जो सत्ता थी, उसको प्राप्त करने का उनके द्वारा प्रयास किया जाने लगा और विशाल साम्राज्य का भी निर्माण किया जाने लगा। तो इस तरह से जो उपनिवेश था, उपनिवेश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ की राज सत्ता पर भी इनके द्वारा कब्जा किया जाने लगा। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन उपनिवेशवाद का शुद्ध रूप से अर्थ, जैसा मैंने बताया, कि उसका मतलब होता है कि आर्थिक हितों का दोहन करना अपने उद्देश्य के लिए। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था हो गई थी ब्रिटिश काल में, यही हो गई थी कि भारत की जो साधन थे उसका इस्तेमाल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता था। अब भारत में अपनी जो आर्थिक हित थे, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको आर्थिक हितों को साधा, वो देखते हैं। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, तो उसका उद्देश्य प्रारंभ से ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफायुक्त व्यापार यहाँ से कर सकें। और मुनाफायुक्त व्यापार तभी कर सकता था जबकि उनका इनपुट जो है, लागत जो है, कम हो और उसको बड़े ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर उसको बेचा जा सके मार्केट में, यूरोप के मार्केट में। तो इनपुट लागत कम हो, इसके लिए उसके द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया कि मुग़ल दरबार से, मुग़ल सत्ता से उसके द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किया गया, जिसको कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है या फिर जिसको कि दस्तक भी कहा जाता है, जिसके तहत उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात और मद्रास में एक फिक्स्ड वार्षिक कर अदा करने के बदले उसको चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति दिया गया था। तो इस कारण वजह से उनके द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करके जो व्यापार था उस पर एक तरह से मोनोपोली अपना लिया था। लेकिन बाद में जब प्लासी का विजय हुआ और प्लासी के विजय के बाद जब उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया, तो वो व्यापार और तो वहाँ के कृषकों से लगान वसूली के लिए उसके द्वारा कृषकों से जबरन उनकी वस्तुएं वो कम दाम पे खरीदने लगे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मुनाफे में यूरोप के बाज़ार में बेच सकें। जब बक्सर की विजय हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बक्सर के युद्ध में हरा दिया, तो हमने बताया था कि उसके साथ फिर उसने इलाहाबाद की संधि किया था और उस संधि के माध्यम से बंगाल की जो दीवानी थी, दीवानी मतलब कि राजस्व वसूल करने का की जो शक्ति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी बंगाल के राजस्व से वहाँ के जो वस्तुएं थी, वहाँ की जो ट्रेड की वस्तुएं थी, उसको खरीदने लगा। एक तरह से समझिए कि भारत की ही पूंजी थी और भारत की ही वस्तु थी, जिसका निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यूरोप में किया गया और उसका मुनाफा कमाया गया। बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिला। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का चरित्र किस प्रकार से बदल गया। जो एक देश निर्यातक था, वो एक तरह से एक आश्रित देश बनते जा रहा था। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अलग अलग चरण क्या थे। जैसा पहले मैंने बताया कि पहला चरण था व्यापारिक चरण। व्यापारिक चरण मूल रूप से 1757 से 1813 के काल को माना जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि प्लासी की विजय के पश्चात ये चरण प्रारंभ हुआ था।
उद्देश्य प्रारंभ में था भारत के व्यापार से अधिक मुनाफा कमाना। पहले क्या होते थे, ये लोग सोने और चांदी लाते थे भारत से वस्तुएं खरीदने के लिए, लेकिन प्लासी और बक्सर की विजय के बाद वो यहीं से राजस्व की वसूली करके यहीं के सामान को खरीद करके यूरोप भेज करके मुनाफा कमाने लगा। राजस्व वसूली उसको अच्छे से हो सके, और चूंकि उस वक्त कृषि ही एकमात्र राजस्व का स्रोत था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वसूली किया जा सकता था, तो उसने कृषि के क्षेत्र में लगान वसूली की पद्धति था उसको अपने तरीके से मॉडिफाइड किया। जैसे कि एक अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लाया बंगाल के क्षेत्र में, और दक्षिण भारत में राजस्व लगान की वसूली के लिए महलवाड़ी व्यवस्था लाया, और उत्तर पश्चिम भारत में दक्षिण भारत में उसके द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया, और उत्तर पश्चिम में महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि अधिक से अधिक राजस्व कमा करके उससे जो भारत की वस्तुएं हैं उसको कम दाम पे खरीद करके उससे मुनाफा कमाया जाए। इससे भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और भारतीय धन का इंग्लैंड का हस्तांतरण हुआ, और जिससे भारत गरीब होता चला गया और इंग्लैंड अमीर होता चला गया। और इसी धन के बल पर बाद में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, क्योंकि किसी भी मतलब औद्योगिक विकास के लिए ज़रूरी होता है पूंजी, और उस पूंजी के लिए भारत को जो पिछले 50-60 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ के राजस्व से जो मुनाफा कमाया गया वो इंग्लैंड लगातार उनके द्वारा भेजा गया, और उसी धन के बल पर वहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति वहाँ पर संपन्न हुई। और यही कारण है कि एक अंग्रेज अधिकारी जॉन सुलिवान ने कहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक तरह से स्पंज की तरह है, जो गंगा के तट से अच्छी चीज़ें सोख करके टेम्स नदी, जो कि लंदन में है, टेम्स नदी के तट पर आकर निचोड़ देती है। कहने का अर्थ यही था कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी अर्थव्यवस्था की जो मतलब मुनाफा था वो सारा मुनाफा इंग्लैंड चला जाता था। तो इस तरह से ये प्रथम चरण था, वाणिज्यिक चरण, भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, जिसको व्यापारिक चरण भी कहा जाता है। अब अगला चरण था औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण। औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण क्या था? यह चरण 1813 से 1858 तक ये औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण लागू था। इस चरण पर जो आर्थिक विचारक एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में जो थ्योरी दी गई थी मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड का, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा। अब देखते हैं कि फ्री ट्रेड क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस थ्योरी का ये मानना था कि अगर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है तो एक देश से दूसरे देश में व्यापार बिना किसी रुकावट के होना चाहिए, ना ज़्यादा चुंगी लगना चाहिए, ना ही किसी तरह का ऑब्स्टिकल लगना चाहिए। मतलब एक तरह से चुंगी मुक्त व्यापार होना चाहिए, किसी प्रकार का रोक टोक के बजाय एक देश से दूसरे देश में फ्री तरीके से वस्तुओं का आयात निर्यात हो सके। इनका यही मूल उद्देश्य था इस पुस्तक का, इस थ्योरी का। और इस थ्योरी का इतना असर हुआ वहाँ के जो ब्रिटिश संसद थे कि वहाँ पर डिमांड होने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो भारत में दिया गया है उसको समाप्त किया जाए। अब यहाँ पर एकाधिकार वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। अधिकार और एकाधिकार शब्द में अंतर होता है। हमने पहले देखा था कि 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों से, जिसमें भारत प्रमुख देश था, उस देशों से व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। एकाधिकार का मतलब हो गया कि जो पावर है केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। अधिकार से एकाधिकार भिन्न इस मामले में है कि एकाधिकार का मतलब होता है कि पावर केवल और केवल मुझे ही है, दूसरे को नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से भारत से व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था, और जो ब्रिटेन की अन्य कंपनियां थी, अन्य औद्योगिक घराने थे, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था। तो इस थ्योरी का प्रभाव ये था कि 1813 में एक एक्ट लाया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, और यह कहा गया कि जो ब्रिटेन के उद्योग हैं, घराने हैं, अन्य उद्योग घराने, उनको भी यह अधिकार है कि वो भारत के साथ व्यापार कर सके, और साथ ही साथ भारत का बाजार ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। मतलब जो देश भारत की दुनिया को निर्यात करता था वह अब ब्रिटिश महिलाओं से बने सस्ते माल का एक तरह से बाजार बन गया, एक तरह से आयातक बन गया। ब्रिटिश वस्तुएं जो मिल में बनाई जाती थी वो काफ़ी सस्ती होती थी,
और भारत में जो दस्तकारी से जो वस्तुएं तैयार की जाती थी वो काफ़ी महंगी होती थी, जिसके कारण से आप देखेंगे कि वो ब्रिटिश जो मिल के जो सामान थे वो ज़्यादा भारत के बाज़ार में उसकी डिमांड होने लगी, ज़्यादा बिकने लगी। और भारत में जो छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग जिसके द्वारा सामान बनाए जाते थे, एक तरह से उनको प्रतिस्पर्धा मिलने लगा और वो प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके और धीरे धीरे वो नष्ट हो गया वो छोटे छोटे उद्योग। और भारत एक तरह से ब्रिटिश मिलों के लिए जो कच्चे माल थे, जैसे नील हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, इसके उत्पादक देश केवल बन के रह गए। और मिल के जो ब्रिटिश के जो उद्योगपतियों के जो मिल थे, उनके मजदूरों के लिए खाद्यान्न का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाने लगा भारत से। मतलब एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटिश जो अर्थव्यवस्था की जो आवश्यकता थी उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को बना दिया गया। इसका परिणाम तो जैसे मैंने बताया कि भारत में जो परंपरागत छोटे घरेलू उद्योग थे वो नष्ट होते चले गए। और इसके विपरीत यूरोप जो था, यूरोप के विपरीत भारत में औद्योगिकरण नहीं हो पाया, जिसको कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या अनौद्योगिकरण का नाम दिया गया इस घटना को। और साथ ही साथ कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषकों को खाद्यान्न के बजाय वाणिज्यिक फसलों, मतलब कि ऐसी फसल, वाणिज्यिक फसल का मतलब होता है ऐसी फसल जिसका उपयोग उपभोग के लिए या खाने के लिए न करके बेचने के लिए किया जाए, उसको वाणिज्यिक फसल कहा जाता है। कि तो वाणिज्यिक फसलों की खेती के लिए बाध्य किया जाने लगा। वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन से जाहिर सी बात है कि भारत में जो खाने पीने की वस्तुएं थी उसकी कमी हुई और भारत में भुखमरी और अकाल की भी का भी सामना करना पड़ा। अब ये हो गया दूसरा फेज, औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण। अब तीसरा फेज देखते हैं कि तीसरा फेज क्या था। तीसरा फेज था वित्तीय पूंजीवाद का चरण। यह चरण प्रारंभ होता है 1860 के बाद। इस चरण में, औद्योगिक चरण में, जब ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा, औद्योगिक चरण में ब्रिटेन के जो उद्योगपतियों के पास था बहुत ज़्यादा पैसा में स्टोर हो गया था, उनके पास पैसा जमा हो गया था। अब उसको एक ऐसे देश की ज़रूरत थी जहाँ पर वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। तो उसके लिए भारत से ज़्यादा बढ़िया और कोई देश नहीं था जहाँ पर उसकी साम्राज्य था, उनकी सत्ता थी। तो निवेश के क्षेत्र के लिए चुना गया भारत को। और भारत में रेलवे में, बैंकिंग में, सड़क में, डाक में, तार में, सिंचाई, नहर, सरकार को इवन कर्ज देने के लिए पैसे का इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा किया गया। आपको मालूम होगा कि पर भारत में जो रेल निर्माण हुआ, प्रथम रेल निर्माण डलहौजी के समय में बम्बई से थाने में 1853 में चला था। और करजन के समय में सर्वाधिक रेल लाइन का विस्तार हुआ था। ये सब फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं पीटी में खास करके। और इस जब ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, तो इस समय छोटे छोटे भारत के भी जो छोटे पूंजीपति थे उनके द्वारा भी कुछ कुछ सेक्टर्स में निवेश किया जाने लगा। जैसे सूती वस्त्र मिल का 1853 में बम्बई में सूती वस्त्र मिल खोला गया था 1853 में भारतीय द्वारा, जिसका नाम था कावाजी नाना भाई द्वारा। इसी तरह से बंगाल के सिरसा में जूट मिल खोला गया 1855 में भारतीयों द्वारा। और साथ ही साथ 1907 में टाटा द्वारा आयरन और एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ ज्वाइंट बैंक का भी निर्माण किया गया था भारतीयों द्वारा, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में की गई थी और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में की गई थी और इसी तरह से इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में की गई थी। ये सब फैक्ट्स प्री में कई बार पूछे गए हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई है। तो इस फेज में क्या दोष था वित्तीय पूंजीवाद में? आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा हुआ कि ब्रिटेन की जो पूंजी थे उसका निवेश भारत में हुआ, इससे भारतीयों को फायदा हुआ होगा, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन वास्तव में इनके जो पूंजी जो निवेश किए गए थे इसके पीछे की जो दोष था वो काफ़ी था। इनके लाभ से अधिक इनकी जो हानि ही भारतीयों को उठानी पड़ी। जैसे कि जो पूंजी निवेश से जो ब्रिटिश निवेशकों को जो लाभ हुआ, उस लाभ को भी तो फिर वो वापस फिर इंग्लैंड ही लेके चला गया। एक तरह से भारत में मुनाफा कमाया उस निवेश से और उस निवेश को फिर वापस इंग्लैंड में भेज दिया। तो भारत की संपत्ति एक तरह से इंग्लैंड ट्रांसफ़र हो गई। साथ ही साथ जो उसके द्वारा जो रेलवे का निर्माण कराया गया था, रेलवे के कारण वो दूर दराज के क्षेत्रों से कच्चे माल को इकट्ठा करके ब्रिटेन भेजने लगा। और यहाँ तक कि जो रेलवे की पटरियाँ थी, रेलवे के डब्बे थे, वो सभी
ब्रिटेन के जो कारखाने थे, मिल थे, उसमें बना करके उसको लाते थे। ऐसा नहीं कि उसको उसके निर्माण के लिए यहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई थी और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला, ऐसा नहीं था। ये सारे इक्विपमेंट्स, वो नट बोल्ट तक वो अपने ब्रिटिश मिल में तैयार करते थे और उसको भारत ला करके लगाते थे। तो भारतीयों को इससे बहुत तत्कालिक लाभ नहीं हुआ। जहाँ तक भारतीय उद्योगपतियों की बात है, तो भारतीय उद्योगपतियों को एक तरह से भेदभाव ही का ही सामना करना पड़ा। और जब राष्ट्रीय आंदोलन जब खड़ा हुआ, तो ब्रिटिश सरकार को भारतीय जो उद्योगपति थे उसके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा उनके द्वारा प्रयास भी किया गया। जैसे कि लॉर्ड हार्डिंग ने 1916 में भारतीय औद्योगिक आयोग बनाया, थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में, जिनके द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा था उसको दूर करने के लिए अनुशंसा की गई थी। अब हम आगे हमने पूरा देख लिया कि किस प्रकार से जो औपनिवेशिक नीतियाँ थी उसको फेज वाइज हमने देख लिया। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। अब इन सभी फेज का जो औद्योगिक जो औपनिवेशिक नीतियाँ अपनाई गई थी, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम देख लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव में सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि पर प्रभाव क्या पड़ा। कृषि पर प्रभाव को समझने से पहले हम देखते हैं कि बंगाल में उस समय क्या व्यवस्था थी। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कृषि के लिए जो नई नए नियम्स लागू किए गए, उस नियम से पहले किस प्रकार की व्यवस्था थी उसको समझने के पहले प्रयास करते हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि आगे उसके द्वारा किस प्रकार के चेंजेस किए गए। बंगाल में हमने कहा था कि जब बंगाल की विजय प्राप्त कर ली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो उनके द्वारा वहाँ पर द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन में एक तरह से जो शक्ति थी, वास्तविक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन जो प्रतीकात्मक शक्ति थी वो बंगाल के नवाब के पास ही रहने दिया। दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि बंगाल के नवाब का के रूप में जो वहाँ के जो नवाब थे उनको तो बने रहने दिया, लेकिन वास्तविक सत्ता, वास्तविक शक्ति बिना इनकी मर्जी के, ईस्ट इंडिया कंपनी की मर्जी से कोई काम बंगाल के नवाब नहीं कर सकते थे। इस आड़ में, इस व्यवस्था से लाभ उठा करके जो वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, वहाँ के उनके जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा बंगाल के कृषकों से काफ़ी लूट की गई, उनसे बड़े पैमाने पर राजस्व की वसूली की गई। हमने बताया था कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दीवानी प्राप्त कर ली गई थी, मतलब राजस्व वसूल करने की शक्ति प्राप्त कर ली गई थी। तो द्वैध शासन में एक तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनके द्वारा कृषकों से बड़े पैमाने पर लगान की वसूली की गई। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह थी कि 1772 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, तो उसने द्वैध शासन को समाप्त करके भू राजस्व वसूली की फार्मिंग सिस्टम को लागू किया था। फार्मिंग सिस्टम क्या था कि इसमें लगान वसूलने के लिए बोली लगाया जाता था, और जो सबसे ज़्यादा लगान वसूल करके देने का दावा करता था, सरकार उसे ही लगान वसूल करने के लिए देती थी। और इस व्यवस्था में कृषकों का और शोषण हुआ। आप समझ ही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाने वाला ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करने का प्रयास करेगा कृषकों से। तो यह व्यवस्था थी। यह व्यवस्था पूरी तरह से, एक तरह से शुरुआत में वार्षिक व्यवस्था थी। बाद में इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बदल के 5 वर्षीय व्यवस्था किया, फिर 10 वर्षीय व्यवस्था किया। लेकिन इस व्यवस्था में जैसा मैंने बताया, कृषकों का बहुत शोषण हो रहा था। तो अंत में ब्रिटिश सरकार को अपने जो भू राजस्व के जो स्रोत थे उसको अस्थाई करने के लिए, उसको एक स्टेबल रूप देने के लिए, स्ट्रक्चर्ड रूप देने के लिए उसने एक नया सिस्टम लाया लगान वसूली का, जिसको कि अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था, और 1793 में यह लागू किया गया था। जो फार्मिंग सिस्टम था, 5 वर्षीय 10 वर्षीय व्यवस्था, उनको बदल करके यह व्यवस्था लाई गई थी। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक, यानी कि भारत के लगभग 19% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लाई गई थी। इस व्यवस्था में क्या था? इस व्यवस्था में लगान वसूली की जिम्मेदारी बोली लगाने वाले को देने के बजाय जमींदारों को दिया जाने लगा, और जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक मालिक मान लिया गया। जमींदारों को से एक इकरारनामा किया गया कि वो जितना भी वसूल करेंगे उसका 10% अपने पास रखेंगे और 90% अंग्रेजों को देना पड़ेगा। इस व्यवस्था में भी लेकिन बहुत दोष थे। दोष क्या थे? कृषकों से कितना वसूल किया जाए यह तय नहीं किया था ब्रिटिश सरकार ने। जमींदारों की मर्जी पर निर्भर कर दिया कि वो जितना भी चाहें वसूल सकते हैं। और दूसरा दोष क्या था इस व्यवस्था में?
कि समय पर अगर किसान लगान नहीं देते थे तो उसको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। और यहाँ तक कि जो ज़मींदार भी अगर समय पर लगान वसूल करके कृषकों से नहीं देते थे तो ब्रिटिश सरकार उसकी ज़मींदारी को भी नीलाम कर देते थे, जिसको कि सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। मतलब सूरज डूबने से पहले लगान की वसूली करके एक फिक्स्ड समय में ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना था। तो ये व्यवस्था पूरा अस्थाई बंदोबस्त भी एक तरह से भारतीयों के लिए दोषपूर्ण ही रहा। लेकिन दक्षिण भारत में जो लगान वसूली की जो पद्धति थी वो एक अलग तरह की थी। वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। यह व्यवस्था जो ब्रिटिश अधिकारी थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड उनके द्वारा 1792 में लागू किया था। और तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में, मद्रास में, बम्बई के कुछ हिस्से और पूर्वी बंगाल, असम और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में लगभग देश के 51% क्षेत्रफल पर यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था बेसिकली जो शेरशाह सूरी थे उनके समय में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू की गई थी। तो उसी व्यवस्था को एक तरह से इन लोगों ने नकल किया, लेकिन इसमें काफ़ी दोष था, काफ़ी शोषण इसके इसके इस व्यवस्था में कृषकों का काफ़ी शोषण हुआ। कृषकों को ही इसमें भूस्वामी तो मान लिया गया, उनसे ही राजस्व की वसूली की जाती थी, लेकिन लगान की जो दर थी वो उपज का 50% तक था। मतलब कि जितना किसान उपजाता था उसका 50% तक लगान के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेते थे। और यहाँ तक कि समय पर अगर लगान नहीं चुकाते थे तो उसकी किसान को बेदखल भी कर दिया जाता था। बेदखली से बचने के लिए किसानों को महाजनों से, साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था। और ऋण साहूकार और महाजन उसको ऋण जाल में फंसा लेते थे। वो कभी ऋण से ऊपर उबर ही नहीं पाते थे। वो हमेशा उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उसको उसके ऊपर हमेशा दायित्व बना रहता था इंटरेस्ट का। और यही कारण है कि दक्षिण भारत में दक्कन में किसानों का बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह भी हुआ था 1870-80 के दशक में, जबकि साहूकारों के जो ऋण पंजी थी उसको फाड़ फाड़ करके किसानों ने उसको जला दिया था एक तरह से। बाद में अंग्रेज अधिकारी विंगेर और गोल्ड स्मिथ आए और जो उसके द्वारा लगान की दर को थोड़ा सा रेशनलाइज किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इसी तरह से जो उत्तर पश्चिम भारत थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, मतलब भारत के 30% लगभग क्षेत्रफल पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। इसमें इस व्यवस्था में न तो जमींदार से इकरार किया गया था, न ही व्यक्तिगत किसानों से, बल्कि इसमें संपूर्ण ग्राम के मुखिया को कहा गया कि वह राजस्व की वसूली करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दें। इस व्यवस्था में भी दोष था कि इसमें भी राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं करके बल्कि अनुमान के आधार पर करता था कि इतना उपज ये अगले साल होगा तो इतना लगान देना पड़ेगा। इस व्यवस्था में भी 30 से 50% से अधिक 60% तक लगान देना पड़ जाता था किसानों को। आप समझ लीजिए क्या दयनीय स्थिति थी उस समय। इतना ही नहीं, जब हमने बताया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर वाणिज्यिक खेती को भी बलपूर्वक बढ़ावा दिया गया। जैसे कि आपको सुने होंगे कि चंपारण में नील विद्रोह हुआ था, तो उसका रीज़न ये था कि नील की जबरन खेती कराई जाती थी। बंगाल में नील विद्रोह हुआ, नील की खेती जबरन कराई जाती थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। और साथ ही साथ जो कच्चे माल थे, जैसे कि वहाँ के उद्योग मिल जो ब्रिटिश जो मिल के मजदूर थे उसको खिलाने के लिए गेहूं का और चावल की खेती करा करके यहाँ से भेजा जाता था। जैसे पंजाब में गेहूं की खेती को बढ़ावा दिया गया, बंगाल में जूट की खेती को बढ़ावा दिया गया। इसी तरह से बिहार, बंगाल, मालवा, मध्य प्रदेश, बनारस में अफीम पोस्ते की खेती कराया जाने लगा। बर्मा में चावल की खेती, नील की खेती कराया जाने लगा। तो ये सबसे बड़ा दोष ये था कि इसमें किसानों से जबरन खेती करवाया जाता था और कम कीमत पर उसकी वसूली की जाती थी। अगर यही किसी फसल की कीमत अगर किसानों को अधिक मिलता तो इसमें कोई इशू नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। किसानों का एक तरह से आर्थिक जो है संपन्नता बढ़ती ही, लेकिन किसानों से जबरन कराया जाता था और कम कीमत पर वसूला जाता था। इसके कारण से देश में गरीबी और भूखमरी ही बढ़ी। उद्योगों पर प्रभाव के बारे में हमने पहले बता दिया कि भारतीय जो छोटे छोटे उद्योग थे वो एक तरह से नष्ट हो गए। और यही कारण है कि जो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, खुद गवर्नर जनरल उस समय के इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि भारत के जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग हैं, वो ब्रिटिश उद्योगों के सामने एक तरह से नष्ट हो गए। इसी कारण से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल भी बाद में बने, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हुई हैं। ये एक तरह से
उनके द्वारा प्रतीकात्मक एक स्टेटमेंट था भारत में जो उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे उसको लेकर के। इसी तरह से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सूती माल के सबसे बड़े निर्यातक को ही सबसे बड़ा आयातक बना दिया गया। आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से परिस्थितियां यहाँ बदल गई थी। कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं यहाँ पर कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक विकास हुआ उसका जो बेस था, कुछ औद्योगिक कुछ वैज्ञानिक आविष्कार भी थे जिसके कारण वहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा मिला। उस वैज्ञानिक आविष्कार में था जैसे कि कताई मशीन का आविष्कार जो कि हरग्रीव्स ने किया था। इसी तरह से भाप इंजन का आविष्कार जो कि जेम्स वाट ने किया था। इसी तरह से वाटर फ्रेम का आविष्कार आर्कराइट ने किया था। इसी तरह से पावर लूम का आविष्कार कार्टराइट ने किया था। ये सभी एक तरह से जो सूती कपड़ा उद्योग हैं उससे जुड़े हुए और सूती कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए आविष्कार थे। और इन्हीं आविष्कारों के बल पर और भारतीय पूंजी के दम पर ब्रिटेन में औद्योगिकरण सफल हुआ और इसके विपरीत भारत में अनौद्योगिकरण हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसका एक बहुत बड़ा जो फर्क पड़ा भारत की जो अर्थव्यवस्था पर उसका था अकाल। भारत को अकाल का सामना करना पड़ा भारत के लोगों को, जिसको कि फाइमाइन कहते हैं। खाद्यान्न की कमी के कारण 1866-67 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था जिसको कि आपदा का महासागर कहा गया। इसी तरह से 1878 में दक्कन में और बिहार में अकाल पड़ा था। बाद में जो ब्रिटिश सरकार थे, जो गवर्नर जनरल थे जैसे लॉर्ड लीटन के द्वारा स्ट्रेची अकाल आयोग का गठन किया गया था। इसी तरह से 1900 में कर्जन ने एंटनी मैकडोनल्ड के लिए की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था और उनको जिम्मा दिया गया था कि वो जांच करें कि अकाल क्यों किस कारण से पड़ा। ये एक तरह से आयोग का गठन करना एक तरह से धूल झोंकने के बराबर था भारतीयों की आंखों में। एक्चुअली में वास्तविकता तो उनको भी पता थी कि खाद्यान्न की कमी होने के कारण और जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो शोषण हुआ वही एक बड़ा कारण था अकाल का। वो चाहते तो इस चीज़ को जो है समय रहते ठीक कर सकते थे। एनीवे, तो अगला देखते हैं कि जो भारत की जो धन संपत्ति थी उस पर किस प्रकार से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था हमने बताया था कि इस प्रकार की व्यवस्था हो गई थी कि भारत की धन संपदा एक तरह से ब्रिटेन हस्तांतरित हो गई, जो जिसको कि इतिहास में नाम दिया गया है धन का बहिर्गमन, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। इस थ्योरी को दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानडे द्वारा एक्सप्लेन किया गया था कि किस प्रकार से भारत का धन जो है ड्रेन हो गया इंग्लैंड में, मतलब चला गया इंग्लैंड में। दादा भाई नौरोजी ने इसके लिए अपना रिसर्च पेपर भी लिखा था जैसे इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। दूसरी उनके द्वारा रिसर्च पेपर थी पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तीसरा था द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। इसी तरह से ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये सभी चारों उनके द्वारा रिसर्च पेपर तैयार किए गए थे भारत के धन के निर्गमन पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और धन के निर्गमन को एक तरह से जो इतिहास में टर्म दिया गया व्हील ऑफ ए व्हील एंड और नैतिक निकास तक इसको बताया गया। प्रथम राष्ट्रवादी जिसने 1867 में भारत का पर कैपिटा इनकम निकाला था दादा भाई नौरोजी ही थे। बाद में 1901 में रोमेश चंद्र दत्त ने भी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक इतिहास का पहला पुस्तक इसको जिसको कहा जाता है, वो लिख करके ड्रेन ऑफ वेल्थ को और स्पष्ट किया था। और उसने कहा था कि देश के राजस्व का आधा, मतलब समझ लीजिए कि देश के पूरे जितनी भी जीडीपी है उसका आधा हर साल ब्रिटेन चला गया। यहाँ तक कि नादिर शाह के लूट से भी बड़ा लूट बताया गया। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किस प्रकार से यहाँ के लोगों का शोषण किया गया और इस देश को किस प्रकार से बर्बाद किया गया था। बाद में 1930 में डॉक्टर वी राव ने वैज्ञानिक पद्धति पर कैपिटा इनकम निकाला करके भारतीयों की जो जो पर कैपिटा इनकम था उसको उजागर किया था। बाद में इन सब घटनाओं को देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसने भी 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार धन के निर्गमन को स्वीकार किया। मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ को, इस बात को कोई आम भारतीय नहीं समझ सकते थे। इस बात को समझने के लिए बड़े बड़े जो आर्थिक इकोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा इसका विश्लेषण जब किया गया तब धीरे धीरे कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन जो उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे उनको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा कि भारत के जो संपत्ति है उसका निर्गमन विदेशों में हुआ है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत में
ब्रिटिश सत्ता औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण किया और यहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी उसको कमर तोड़ के रख दी और एक तरह से भारत को 100-200 साल पीछे पीछे एक तरह से धकेल दिया था। तो आज के लिए इस वीडियोज़ में इतना ही। आप लोगों से फिर गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियोज़ को अच्छे से सुनेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे प्लीज़, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।